आज का दिन बहुत पुनीत और पावन है। आज ही के दिन भारत के महान शिल्पी, भारत के बिस्मार्क, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। सरदार भाई वल्लभ पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और उन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है। वो जो खंड खंड भारत था उसको अखंड बनाने में उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो भारत के महान सपूत और एक कुशल राजनीतिज्ञ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य, भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक के पदों पर उन्होंने सुशोभित किया। तो ऐसे थे भारत के भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात के नाडियाद में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। झावेर भाई और लाडवा देवी, झावेर भाई इनके पिता और माता का नाम लाडवा देवी, गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था और अपनी माता पिता की ये चौथी संतान थे। विट्ठल भाई पटेल इनके बड़े भाई थे। वास्तव में देखा जाए तो उस समय बहुत सारे नेता लॉ की डिग्री लेने, बैरिस्टरी की पढ़ाई करने लंदन मतलब ब्रिटेन जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टरी की डिग्री लेने लंदन गए और वहाँ से जो है वो लॉ की डिग्री लेकर के 1893 में भारत वापस आते हैं। अहमदाबाद में इन्होंने वकालत शुरू की और उसके बाद गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी जो पेशा था उसको छोड़ करके और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और जब ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं तो सबसे पहले 1918 में खेड़ा का आंदोलन, जहां पर एक बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था और किसान वहां पर सरकार से टैक्स की छूट का आवेदन जो है अंग्रेजों से मांग रहे थे कि हमें टैक्स में रिबेट दिया जाए। जो मालगुजारी उनकी बढ़ा दी गई थी वो रिबेट चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उसको मानने वाली नहीं थी और सरदार पटेल इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो धरना प्रदर्शन किसानों के साथ करने लगते हैं। फिर भी सरकार वहाँ पर गांधी जी का सहारा सरदार पटेल लेते हैं और उसके बाद जो है सरकार, जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, वो अपने बैक फुट पर आती है और वहाँ पर किसानों को विजय प्राप्त होती है। उसके बाद हम उसी एक आंदोलन में 1928 का आंदोलन देखते हैं जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा गया है। और बारदोली सत्याग्रह में वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 30% जो है मालगुजारी किसानों पर बढ़ा दिया था, 30%। और किसान आंदोलनरत थे और उसका नेतृत्व जो है वो सरदार पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न, वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उस आंदोलन में इतना तगड़ा आंदोलन चल रहा था कि अंततः जो है सरकार वैसे तो नहीं मानी, लेकिन जब इतना किसानों का दबाव पड़ा तो सरकार जो है वो एक आयोग बैठा देती है और उस आयोग का जो न्यायिक अधिकारी था उसका नाम था ब्रूमफील्ड, उस अधिकारी का नाम था ब्रूमफील्ड, और एक राजस्व अधिकारी था उसका नाम था मैक्सवेल। इन दोनों के निर्देशन में कमेटी गठित होती और कमेटी ने निर्णय दिया। अंततः जो है वो जो 30% इन्होंने टैक्स बढ़ाया था वो 6% पर ला करके सीमित कर दिया गया। और
इसमें अगर हम देखें तो जब वो लॉ की डिग्री ब्रिटेन में लेने गए थे तो वो पूरे ब्रिटिश देश में, जो ब्रिटेन देश था उसमें उस समय वो अपने प्रथम श्रेणी, मतलब वो उनका क्लास में सर्वोच्च स्थान था, उनका क्लास में सर्वोच्च स्थान था। और गांधी जी और नेहरू का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जहां नेहरू जो है वो शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन सरदार पटेल शस्त्र के पुजारी थे। और जब देश आजाद होता है 1947 में तो रियासतों का एकीकरण, उस समय 562 रियासतें थी और उन रियासतों का एकीकरण करना मामूली बात नहीं थी। आजकल आदमी अपने परिवार को, गांव को, क्षेत्र को चला ले, बहुत बड़ी बात है। और उनको ये उपाधि बिस्मार्क की उपाधि दे दी है, भारत का बिस्मार्क उनको कहा गया, उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। और उन 562 रियासतों को किस तरीके उन्होंने अपने सहयोगी बीपी मेनन को लेकर के और पूरे भारत का भ्रमण किया, चाहे वो जूनागढ़ रियासत रही हो, हाँ 3 रियासतें, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत, ये 3 रियासतें भारत में विलय नहीं हो रही थी, ये स्वायत्तता की मांग कर रही थी। तो अगर देखा जाए तो ये जो जूनागढ़ रियासत है वहीं सौराष्ट्र के पास थी और सौराष्ट्र की जो जनता थी वो भारतीय संघ में मिलना चाहती थी, वहीं जो उसका नवाब था वो पाकिस्तान से मिलना चाहता था। इसी पर जो है वहां पर अंततः जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया गया और उस रेफरेंडम के माध्यम से उस जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैदराबाद रियासत, जहां का नवाब चोरी छिपे वो पाकिस्तान से मिला हुआ था, बहुत सारे हथियार आयात करके अपने रियासत में रख लिया था। वहां पर वो ये 3 नवंबर 1948 की बात है और वो जो है वो भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। अंततः सरदार पटेल के नेतृत्व में वहां पर भारतीय सेना का हस्तक्षेप हुआ, 3 दिन तक कार्रवाई हुई और उसके बाद जो है वो नवाब जो था वो नतमस्तक होता है और हैदराबाद रियासत में जो सेना भेजी गई उसका नाम ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर रियासत जिसके राजा हरि सिंह थे और शायद वो भी उसी समय अगर मिल गए होते तो ये समस्या जो आज जम्मू कश्मीर की है न होती। और नेहरू जी जो है वो सरदार पटेल की बात नहीं माने और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना करके और यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, जिसके कारण आज तक ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत दिनों तक हल नहीं हो पाया। लेकिन हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में अनुच्छेद 35A, जो अनुच्छेद 370 में 35A था उसको समाप्त कर दिया और अब वो भारतीय गणराज्य का जो है वो जो एक अनुच्छेद के तहत उसको विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर को, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। और ये देखा जाए कि सरदार पटेल जो कांग्रेस की तमाम कमेटी थी, उस कमेटी में जो निर्णय आया था उसके तहत भारत का प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनते। लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ, गांधी जी जो है सरदार पटेल को बहुत मानते थे और सरदार पटेल भी गांधी जी की बात मानते थे और गांधी जी के कथनानुसार वो उनका थोड़ा सा दबाव वो उनको समझाए तो गांधी जी सरदार पटेल जो है वो प्रधानमंत्री की दौड़ से अपने को बाहर कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बनते हैं और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल बनते हैं। और इस तरीके सरदार पटेल
के ही नेतृत्व में भारतीय रियासतों का एकीकरण हुआ, भारत एक गणराज्य हुआ और उनकी संविधान में भी बहुत बड़ी महती भूमिका रही है, क्योंकि जो ये तमाम रियासतें थीं उनका एकीकरण करने का दायित्व सरदार पटेल को जाता है। उसके बाद सरदार पटेल जो हमारे यहाँ आईसीएस अंग्रेजों ने जो बनाया था सिविल सेवा, उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा में बदल दिया। इसका मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी गठित करने में, उसको बनाने में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आपको 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इस तरीके अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मामलों में जो है गांधी जी और नेहरू के बीच जो है, सरदार पटेल और नेहरू के बीच में कुछ मत वैभिन्नताएं भी थी। और इसी समय मैं बात बताऊं, चूंकि 31 अक्टूबर 1875 में आपका जन्म हुआ था, 15 दिसंबर 1950 में देहावसान हुआ था। इसी बीच में अगर देखा जाए तो भारतीय रियासतों का जब एकीकरण हो गया, कैबिनेट टीम की मीटिंग चल रही थी, उसी समय गोवा का मामला उठा और सरदार पटेल ने नेहरू से कहा कि गोवा चलना पड़ेगा, 2 घंटे में गोवा जो है वो भारतीय संघ में मिला लिया जाएगा। लेकिन नेहरू नाराज हुए, नेहरू जी, और अंततः गोवा जो है 1961 में भारतीय संघ में मिलाया गया। इतना समय लगा, इतना समय अगर जो फॉरेन पॉलिसी या जो आंतरिक जो पॉलिसी अगर सरदार पटेल की मानी जाती तो वो भी 1947 तक में ही गोवा को भी भारत में मिला लिया जाता। और जो चीन की नीति थी उसके प्रति भी सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को चेतावनी दिया था, उनको आगाह किया था कि चाइना जो है वो हमारा मित्र नहीं है, उससे सजग ही किया था उन्होंने। लेकिन पंडित नेहरू हिंदू भाई, चीनी भाई, हिंदू भाई करके वो इस पर बात पर अमल नहीं किया और 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है। 1947 में भी भारत और पाकिस्तान का अटैक, चूँकि पाकिस्तान ने उस कबाइल, जो पाकिस्तान के कबाइली थे, 1947 में ही जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिए थे और उसका बखूबी जो है सेना ने जवाब दिया था और उसका नेतृत्व जो है सरदार पटेल ने किया था। तो सरदार पटेल वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हीं के नेतृत्व में एक बार मामला है कि बस्तर में सोने की खदान मिली है, कच्चा सोना। नवाब जूनागढ़ उसको खरीदना नवाब हैदराबाद उसको खरीदना चाहता था। सरदार पटेल को पता चली, वो बीपी मेनन के साथ गए और वहाँ पर उन्होंने उस मामले को विफल कर दिया। उसके बाद नागपुर रियासत, तमाम भरतपुर रियासत, उड़ीसा रियासत, जितनी भी रियासतें थी उन सबको एकीकरण करने का दायित्व जो है वो सरदार पटेल को जाता है। और सरदार पटेल जो खंड खंड भारत था उसको अखंड बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार की उपाधि उन्हें बारदोली जो आंदोलन था उसमें उनको महिलाओं ने दिया था। बारदोली आंदोलन में उनको, और सरदार का मतलब होता है प्रमुख। तो भारत के वो एक कुशल राजनेता, एक कुशल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल नेतृत्वकर्ता, और भारत में जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया था उसको जीर्णोद्धार 1948 में सरदार पटेल के नेतृत्व में उसका जीर्णोद्धार भी किया था। और आरएसएस जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था उसी समय आरएसएस पर उन्होंने बैन भी कर दिया था। बाद में जो है आरएसएस के बहुत अनुनय विनय पर उसको जो है बैन को हटाया भी था। इस तरीके सरदार पटेल भारत के एक महान शिल्पी, कुशल राजनीतिज्ञ और एक महान सपूत थे। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।